सभी को नमस्कार। हम आज डिस्कस करने वाले हैं कल यानी 16 अक्टूबर 2022 को जो पीईटी का एग्ज़ाम हुआ है। पीईटी का एग्ज़ाम यूपी में एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और इसमें जो मॉर्निंग शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, उनके क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो हालांकि ये सेट कौन सा है ये मुझे नहीं मालूम है, इसलिए आपके पास जो भी सेट का क्वेश्चन पेपर आया हो, एक एक क्वेश्चन मेरे साथ आप इसमें टैली करते जाइए और अपने क्वेश्चन पेपर में निशान लगाते जाइए कि भी कौन सा आंसर ठीक है, और इस तरीके से आप अपने नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो ये है कि भाई कुछ स्टेट्स दिए हुए हैं, स्टेट ए बी सी एंड डी, और उसमें गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ है कि जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ, स्टेट ए में गरीबी रेखा से नीचे 30% लोग हैं। उन 30% में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:6 है। अच्छा, एक बात यहाँ ध्यान देने की ये है कि भाई गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या अगर 30% है तो गरीबी रेखा से ऊपर की कितनी होगी? 70%। कि भाई 30% में से पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:6 है, और जब 30% लोग गरीबी रेखा से नीचे होंगे तो जो बचे हुए 70% लोग हैं, यानी कि जो कि गरीबी रेखा से ऊपर हैं, उनमें पुरुषों और महिलाओं का अनुपात ये है, यानी 6:7। तो ये बातें आपको याद रखनी है। हर एक स्टेट के बारे में ऐसा दिया हुआ है, ए बी सी एंड डी ई के लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की कि भी क्वेश्चंस क्या हैं। वो ये है कि यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या 1.5 मिलियन है तो सी की कुल जनसंख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे देख सकते हैं कि भाई राज्य सी के लिए जो राज्य सी है, ये गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले, भाई गरीबी रेखा से जो ऊपर है राज्य सी में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 2:3 है। अच्छा, अब ये कहता है कि पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है। यदि ये 2 जो है ये 1.5 मिलियन है तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी? $2.25 मिलियन। तो गरीबी रेखा से ऊपर लोगों की टोटल जनसंख्या कितनी हुई? 2.25 प्लस ये 1.5, यानी कि 3.75। अच्छा, इसमें एक और बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि भाई 25% जनसंख्या जो है ना, ये गरीबी रेखा से नीचे है। तो इसका मतलब क्या हुआ? गरीबी रेखा से हम बात कर रहे हैं गरीबी रेखा से ऊपर वाली, तो गरीबी रेखा से ऊपर वाली जनसंख्या 75% होगी। तो आप ध्यान दीजिए 75% जो है ये है 3.75 के बराबर। तो पूरा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है, तो जब 75% 3.75 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा? पूरा 5 मिलियन के बराबर होगा। इसलिए पहले वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 5 मिलियन। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भाई राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो को राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है। ध्यान दो कि राज्य डी की जनसंख्या है 7 मिलियन, ठीक। तो अब ये कहता है कि गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी। तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? फिर से टेबल पे जाएंगे। अच्छा, ये है राज्य हमारा डी, इसकी टोटल जनसंख्या है 7 मिलियन। अच्छा, इसमें 20% लोग हैं गरीबी रेखा से नीचे। अब अगर गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग 20% हैं तो गरीबी रेखा से ऊपर वाले लोग कितने होंगे? 80%। 80%, लेकिन डी की कुल जनसंख्या इन्होंने बताई है 7 मिलियन। तो गरीबी रेखा से ऊपर वाले कुल लोग कितने होंगे? 5.6 मिलियन। अच्छा, गरीबी रेखा से ऊपर वाले लोगों में अनुपात पुरुष और महिलाओं में है 4:3, इसलिए केवल महिलाएं जो होंगी वो हम कर देंगे 3/7, यानी हमारा आंसर आएगा 2.4 मिलियन।
2.4 मिलियन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या। इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। इसका सही आंसर है 1.8 मिलियन। प्रश्न नंबर 4 हमसे कहता है कि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन है। भाई आप यहाँ से देख सकते हैं कि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुष और महिलाओं का रेशो क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 6.7 दिया हुआ है। 0.7 6 to 7 दिया हुआ है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो है 1.8, तो आप यहाँ से रेशो सीधा निकाल सकते हैं भी। अगर 7 बराबर है 1.8 के तो 6 जो बराबर होगा वो लगभग इक्वल टू होगा 1.55 के। लेकिन आप देख पाएंगे कि यहाँ 1.55 किसी भी ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी इनमें से कोई नहीं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहते हैं कि यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन है, राज्य ई के लिए 6 मिलियन है। भाई गरीबी रेखा के लिए पुरुषों की जनसंख्या दे दी, गरीबी रेखा से नीचे के लिए पुरुषों की जनसंख्या, और राज्य ई के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या अलग अलग दे दी। आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी 1.4 to 4। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ये कहता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई। तो हर कोई इसका आंसर जानता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कन्नौज। प्रश्न नंबर 10 हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। देखिए, स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ था वो था 1905 में, और उसका तात्कालिक सबसे पहला कारण था बंगाल को विभाजित करना, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 7 हमसे पूछता है कि निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मराठा। मराठाओं ने इसी नीति की वजह से कई बार मुगलों को परेशान किया, उन्हें हराया। प्रश्न नंबर 8 हमसे कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा मिली है उसको बनाने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी मोम लोपे ढलाई, से कास्टिंग बोलते हैं। अब आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ये कहते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ। तो ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी निरंजना नदी के किनारे। प्रश्न नंबर 11 हमसे कहता है कि ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। तो भाई ब्रिटिश लोग जो थे, हर कोई सिर्फ अपनी भाषा के लिए ही ज़्यादा अहमियत रखता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, अंग्रेजी। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। यह कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो ये एक कांग्रेसी थे जिनका नाम है हसरत मोहानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 ये कहता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। ये कहता है कि खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कि ये दिखाना कि मुस्लिमों के किसी भी मुद्दे पर उनकी परेशानी में हिंदू उनके साथ हैं। तो हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए उन्होंने इसका समर्थन किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 15 हमसे कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। तो 1935 के प्रावधानों में जो एक चीज़ ब्रिटिश सरकार ने अपने अधिकार के अंतर्गत रखी थी वह था प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, यानी कि ऑप्शन सी। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी कि टाइम जोन्स में विभाजित किया गया है।
तो इसका सही आंसर होगा 24। प्रश्न नंबर 17 हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या का परिवर्तन का घटक नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि मृत्यु हो, मॉर्बिडिटी हो या बर्थ हो, ये सब जनसंख्या परिवर्तन के घटक होते हैं, लेकिन माइग्रेशन जो है दैट्स नॉट द कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी माइग्रेशन। प्रश्न नंबर 18 हमसे कहता है कि लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है। ये सीधा सीधा फैक्ट है, तो ये ऑप्शन सी कवरत्ती। प्रश्न नंबर 19 हमसे कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात में तापमान व्यापक अंतर में होता है। तो तापमान में व्यापक अंतर होगा हमेशा मरुस्थलों में, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, थार मरुस्थल। अब आते हैं हम प्रश्न 20 की तरफ। तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित में से किस में व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। तो ये हमेशा एक प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र में होता है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 21 है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो अमेजन वर्षावन जो है बहुत ही घने वर्षावन हैं, तो उनको हम कहते हैं कि लंग्स ऑफ द प्लेनेट उनको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये कहता है कि भाई स्थिरता के साथ विकास ऐसा उद्देश्य कौन सी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स पढ़ने वालों को पता होगा कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चौथी पंचवर्षीय योजना में ये चीज लाई गई थी। हम आते हैं अगले प्रश्न। ये कहता है कि 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो जो 1991 के साल में हम ये उदारीकरण और निजीकरण लेकर आए, तो उससे पहले भारत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ही कठिन शर्तें हुआ करती थी। तो जब वो शर्तों में थोड़ा सुधार किया गया, तो उसके बाद जो सबसे पहला परिणाम हमारे सामने आया वो आया वैश्वीकरण का, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 24 हमसे कहता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो ये एम एस स्वामीनाथन होंगे, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 25 एक थोड़ा टफ क्वेश्चन है मगर ये फैक्चुअल है कि भाई भारत में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। तो इसका होगा ऑप्शन डी यानी कि सार्वजनिक स्वामित्व अधिनियम। प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि ऑप्शन डी। और ये अभी न्यूज में जनरली छाया रहता है, इसलिए ये क्वेश्चन शायद आया होगा कि भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है एक तरीके से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न नंबर 27 हमसे कहता है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मैं आपको बता दूं, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका केवल विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर के लिए उत्तरदायी होती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 28 हमसे बोलता है कि कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। याद रखें, ये पूछ रहा है कि विशेषता नहीं है, तो एकल नागरिकता भी इसकी विशेषता है। सभी को वयस्क लोगों को मताधिकार है, तो ये भी इसकी विशेषता है। हमारा संविधान लिखित है और विस्तृत है, ये भी एक विशेषता है। मगर द्विस्तरीय सरकार जो है ये कहीं भी हमारे संविधान की विशेषता नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये प्रश्न नंबर 29 है, कहता है कि डीपीएसपी यानी कि जो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत हैं ये किस संविधान से लिए गए थे या प्रेरित थे। तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है आयरलैंड यानी ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा पानी का भाप में रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, क्योंकि पानी जो है अपने एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ परिवर्तित हो जाता है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 31 कहता है कि पायरिया निम्नलिखित में से किसका रोग है। तो सभी जानते हैं कि पायरिया जो है मसूड़ों का रोग है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 32 ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ये कहता है कि फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो फ्लोएम जो है ये पौधों में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 33 कहता है कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक दो स्टेटों में ऐसा है कि किसी में 2 या 4 स्तर भी हैं, लेकिन नॉर्मली अधिकतर स्टेटों में ये 3 स्तरों पर है।
इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 3 स्तर। तो 34 क्वेश्चन नंबर हमसे कहता है कि 1 हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। फिर वही फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसको पता होगा दैट वुड क्लिक द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी यानी 746 वाट इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 35। भाई इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो इसका आंसर ए माइनस बी से होगा, यानी कि 6.73 माइनस 4.38। तो सही आंसर इज ऑप्शन सी 2.35। 36 कहता है कि 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है। तो आप 7.6 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 19 कर देंगे, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। की तरफ 60 से 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या, आप देख सकते हैं कि भाई सबसे पहले तो आपको अभाज्य संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। देखिए, एक संख्या है 61, फिर है 67, 71, 71, उसके बाद 73 और उसके बाद 79। टोटल संख्या हमारे पास 5 हो गई। अब हम इनको ऐड कर लेंगे कि भाई इनका सम कितना हो। तो ये आएगा आपका 351, और 351 में अगर हमें औसत निकालना है तो हम डिवाइड करेंगे कितने से, 5 से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 70.2। प्रश्न नंबर 38, ये पूरा एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, दूसरे का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तब इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2.35। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 39, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एसिड ऐसा है जो कार बैटरी में यूज किया जाता है। तो आपको याद होगा गंगा जल सब पवित्र कर देगा, तो वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 40 बहुत ही आसान प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये 63.80 है, तो इसको भी हम अपॉन में 80 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 62। इसको भी 80 करेंगे, ये होगा 65। इसको भी 80 करेंगे तो ये हो जाएगा 70। तो सबसे बड़ा है 70, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यानी प्रश्न 41, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है सब कुछ नष्ट हो जाना, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अनिल का पर्यायवाची शब्द है, अनिल का पर्यायवाची होता है पवन, वायु, हवा, यानी ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 43, गुप्त का विलोम शब्द, जो गुप्त है यानी छिपा हुआ है, गुप्त का विलोम होगा सामने आया हुआ, यानी प्रकट, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर 44 हमसे कहता है कि सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद होगा ऑप्शन डी, यानी कि सत प्लस भावना, और ये एक व्यंजन संधि होती है। प्रश्न नंबर 45, श्वेत और स्वेद का अर्थ है, श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद और स्वेद का अर्थ होता है पसीना, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब प्रश्न नंबर 46 और 47 के लिए पैराग्राफ है और ये पढ़ना है, उसके बाद दोनों प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो भाई मैं पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए मैं आपको सिर्फ अब आंसर बताने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम। तो आप देख सकते हैं पैराग्राफ में लिखा हुआ है साफ साफ कि शी वाज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। प्रश्न नंबर 47 हमसे कहता है एलिजाबेथ्स न्यू नेबर लिव्ड। तो ये भी पैराग्राफ में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ऑप्शन ए, यानी कि डाउन स्टेयर्स वो रहता था। प्रश्न नंबर 48 कि भाई हमें पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, इसके लिए एक शब्द चुनना है। वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑक्शनियर। प्रश्न 49 कहता है कि करेक्ट सिनोनियम एग्जाइल का क्या होगा। तो एग्जाइल का करेक्ट सिनोनियम होगा ऑप्शन सी, यानी बैनिशमेंट। प्रश्न नंबर 50 कहता है कि करेक्ट एंटोनियम क्या होगा मौन का, दैट इज जॉय, यानी ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 51, भाई एक कथन इसमें दिया हुआ है कि पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। ठीक है, अच्छी बात है। और स्टेटमेंट 2 हमें दिया हुआ है कि शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में कमी आई है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर पुलिस चौकसी बढ़ाएगी
पुलिस की तरफ से अगर ध्यान रखा जा रहा है तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट क्या होगा कि जो छोटे मोटे अपराध होते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए जो स्टेटमेंट 1 है वो कारण है और जो स्टेटमेंट 2 है वो इसका इफेक्ट है। इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि कथन 1 कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है। अब ये कहता है कि भाई 6:10 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता दूं 6:10 कैसे होता है। देखिए, एक सुई तो इधर होगी, 6 से थोड़ा आगे होगी, और एक सुई होगी यहाँ 2 पर। तो 2 से लेके 6 के बीच तो 120 का कोण है ही, आपको पता है। हमको सिर्फ डिटरमाइन करना है कि ये जो एंगल है ना ये कितना है। तो घंटे की सुई 1 घंटे में चलती है, यानी 60 मिनट में चलती है 30 डिग्री। तो 10 मिनट में कितना चलेगी? 5 डिग्री। इसलिए 5 + 120, तो हमारा सही आंसर होगा 125 डिग्री। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाए, बी को 25 के रूप में, सी को 24 के रूप में। तो बहुत ही आसान सवाल है। मोबाइल को यूज किया जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 14, 12, 25, 18, 15, 22। प्रश्न नंबर 54 ये कहता है कि द अन्नामलाई रीड टेल नाम की एक डैमजन फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल में। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। गोपी विवेक से कहता है कि वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। देखो, माँ का इकलौता भाई यानी कि मामा, और मामा के पिता यानी कि नाना। तो गोपी उन्हें क्या कहेगा? ऑप्शन ए यानी नाना। प्रश्न नंबर 56 हमसे कहता है कि विषम चुने, फाइंड द ऑड वन आउट। तो हम इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारी संख्याएं दी हुई हैं, 3, 13, 17, 23, 33, 67। तो सिर्फ एक जो 33 है वो प्राइम नहीं है, बाकी सारे नंबर्स प्राइम हैं। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 57 कहता है कि जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो ये उपभोक्ता जागरूकता से रिलेटेड है, तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम जो अभी रखा गया है वो ऑप्शन सी है, संभाजी नगर। प्रश्न नंबर 59 भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न को बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि सर्वदलीय संसदीय समूह को नहीं मिला है, बल्कि सर्वदलीय संसदीय समूह ने ये आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया है। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। ये हमसे कहता है कि INS तरकस ने लाल सागर में कौन सी नौसेना के जहाज़ों अलमाज PC-411 और निमेर PC-413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास आयोजित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सूडान की सेनाओं के साथ ये लाल सागर में अभ्यास हुआ था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 61 हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो ये हुआ था भारत और USA के बीच, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 62 कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की? तो ये है ऑप्शन सी, ये काम रिलायंस कंपनी ने किया है। ये कहते हैं कि टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना आरंभ की है? तो ये है केरल में टाटा वालों ने शुरू किया है। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये बांग्लादेश है, जो करीब 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। प्रश्न नंबर 65 हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो हर कोई जानता है इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 66 डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो ग्रामीण डाक सेवक हैं उनकी क्षमताओं में वृद्धि करी जानी है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न 67 हमसे कहता है कि जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये उन्होंने इसरो के साथ किया है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 68 की तरफ कि किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये अभी लास्ट वीक ही चल रहा था, तो इसलिए याद है, ऑप्शन ए यानी 8 अक्टूबर को यह होता है। प्रश्न 69 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो ये ऑप्शन सी है, कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड। ये कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न नंबर 70
कि कौन सी कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है, तो इसे सांझी बोलते हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 71 हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तो सभी जानते हैं ये आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, तो ऑप्शन सी तेलंगाना इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 72 निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। देखिए विधानसभा तो हर एक राज्य में है और विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, ये कुछ ही गिने चुने 7-8 राज्य हैं, तो इन ऑप्शंस में से सही आंसर कर्नाटक है, कर्नाटक में विधान परिषद है। नंबर 73 कहता है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित कौन से विकिरण को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करता है, तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा टफ भी है, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अवरक्त विकिरण को ये अवशोषित कर लेते हैं जिससे हमारा वायुमंडल गर्म होता है। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये हमारा पड़ोसी देश जो नेपाल है उसका राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 75 हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सभी जानते हैं, ऑप्शन ए महात्मा गांधी की ये पुस्तक है। अगले 76 से 80 के लिए इन्होंने पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, तो मैं पैराग्राफ ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ आंसर्स बताने जा रहा हूँ कि आंसर्स क्या होंगे। प्रश्न नंबर 76 कहता है कि आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। ध्यान देना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है कि दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज़्यादा कादा 500 पारी का सेवन। इसके अलावा बाकी तीनों के तीनों एक रीजन है कि जिससे मादक पदार्थों का सेवन बढ़ रहा है। प्रश्न नंबर 77 आपकी दृष्टि में मादक पदार्थों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है, तो हमारी दृष्टि में सबसे ज़्यादा दोषी हैं, अगर मैं सिर्फ पैराग्राफ की बात करूं तो पैराग्राफ में एक जगह लिखा हुआ है कि स्कूल कॉलेज या पास पड़ोस में गलत संगति के दोस्तों के साथ, तो दोस्तों की संगति अगर गलत है तो बच्चे मादक पदार्थों के सेवन की तरफ बढ़ जाते हैं, तो इन माय ओपिनियन ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर, बच्चों के मित्र। प्रश्न नंबर 78 हमसे कहता है कि भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ रहा है, इसके पीछे प्रबल कारण कौन सा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके दोस्त कौन हैं, किन लोगों के साथ वो रहते हैं और किन लोगों के साथ उठना बैठना है। मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों को कौन सी प्रवृत्ति दिखाई देती है, तो चोरी की आदत लग जाती है, मानसिक संतुलन तो होता ही है, अनुशासनहीनता और हिंसा में भी वो शामिल होते हैं, तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 80 कहता है कि मादक पदार्थों को सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है, तो इस पैराग्राफ में यहाँ लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं उसको, तो इसमें लिखा हुआ है कि भी शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, झगड़ालू, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह, हिंसक, ये सब लिखा हुआ है इसमें, तो पागलपन और सुसुप्ति, HIV और एड्स और मानसिक संतुलन 2, 3 और 4, और शारीरिक अक्षमता का अर्थ भी होता है कि भी शारीरिक कमजोरी ही होता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है कि शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये चारों ऑप्शन ठीक हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अगला 81 से 85 तक के लिए भी इन्होंने एक पैराग्राफ दिया हुआ है, मैं इसे पढ़ चुका हूँ, मैं आपको सिर्फ आंसर्स बताऊंगा। तो अनुच्छेद के आधार पर बताइए, प्रश्न 81 हमसे कहता है कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में कौन सा तथ्य अशुद्ध है, तो स्टेटमेंट 1 हम जब देखते हैं ये लिखता है कि दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति लघु बचत द्वारा ही संभव हो सकती है, ये अशुद्ध कथन है। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति दीर्घकालीन अच्छे निवेश द्वारा ही संभव हो सकती है, ये शुद्ध कथन है, इसलिए ये आंसर में नहीं होगा। प्रश्न नंबर 3 हमसे कहता है कि दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है क्योंकि दीर्घकालीन निवेश में धन हानि का जोखिम होता है, तो ये तथ्य अपने आप में अशुद्ध है, क्योंकि दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है, दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, तो ये गलत कथन हो जाएगा, तो ये हमारे स्टेटमेंट में रहेगा।
प्रश्न नंबर 4 कहता है कि बचत निवेश की तुलना में ज़्यादा अच्छी है, ये बात सही है, लेकिन आगे ये कहता है कि निवेश में जोखिम शामिल है, ये बात भी सही है, मगर आगे ये एक बात और कहता है गांठ के पैसे को भी ले जाएगा। भाई ये जरूरी नहीं है कि वो ऐसा करे, तो ये ऑप्शन 4 जो है ना, ये भी हमारे आंसर में होगा। तो 1, 3 और 4 यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 82 कहता है निम्न में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। निवेश का उदाहरण सिर्फ ऑप्शन बी नहीं है, सेविंग बैंक खाते में रखा हुआ धन। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं। तो स्टेटमेंट 1 ठीक है, स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि निवेश अल्पावधि में नहीं देता, ये दीर्घ अवधि में देता है। गृहिणियों द्वारा परिवार के खर्चों से बचाई गई राशि अच्छा निवेश है, तो ये भी गलत है, ये बचत होती है। स्टेटमेंट 4 कहता है कि निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है, तो ये ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी ठीक होगा। प्रश्न नंबर 84 कहता है कि रमेश ने 5000 के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं। तो 5000 के शेयर खरीदना यानी कि रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया है, ये गलत है, भी जोखिम तो है। रमेश की है बचत जोखिम वाली है, एक्यूरेट है। शेयर बेचना बचत है, शेयर खरीदना निवेश है, शेयर खरीदना बचत है, ये गलत है और ऑप्शन 4 ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन 4। क्वेश्चन 85 की तरफ, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। देखिए निवेश का उदाहरण अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ है कि ऐसी जगह जैसे शेयर मार्केट खरीदना यानी कि जहां जोखिम हो। तो सोने के गहने खरीदना एक जोखिम भरा काम है, क्योंकि हो सकता है कि आज सोने की कीमत 50,000 है और कल को बढ़कर 40,000 रह जाए, तो वो बचत नहीं होगी, वो एक निवेश होगा, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ 86 से 90। ये क्या कहते हैं कि 2010 में स्कूल की प्रारंभिक संख्या 3000 है और ये कहते हैं कि 2011, 12, 13, 14, 15, 16 स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या ये है 400, 350, 550, 500, 450 और 600, और स्कूल छोड़ने वालों की संख्या दूसरी वाली लाइन है। तो इस हिसाब से इनके आंसर्स हमें बताने हैं। तो इनका अगर डिटेल सॉल्यूशंस आप में से किसी को भी चाहिए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अभी मैं आपको सिर्फ आंसर्स बता रहा हूँ। 2012 से 2013 के बीच स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो इसका सही आंसर है 1.7% यानी ऑप्शन ए। 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या थी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3150। ये हमसे कहता है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि गिरावट अधिकतम है। तो इसका आंसर होगा सही ऑप्शन ए यानी 2012। प्रश्न नंबर 89, 2013 स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या और 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी, यह होगा ऑप्शन बी 93.75। 90 में कहता है कि दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 7 to 10। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ये भी एक डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। अगर डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 91 कहता है कि 2003 से 2004 के दौरान मोबाइल के उत्पादन में गिरावट लगभग कितनी थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी 23%। प्रश्न 92 कहता है कि 2005 और 6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था। तो 2005 और 6 का औसत उत्पादन आप देख सकते हैं कि 5 और 6 का 70 और 55 यानी कि टोटल मिलाकर 125। तो हमें ये देखना है कि कौन से ईयर का इन दोनों के बराबर था, तो वो होगा 2002 और 7 का, यानी कि 45 और 80 125। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 93 कहता है कि दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों से अधिक था। तो औसत निकालकर हम चेक कर लेंगे कि किन किन का औसत ऊपर जा रहा है। तो टोटल मिलाकर 4 ईयर हमारे पास हैं, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 94 हमसे कहता है कि 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल में कितनी वृद्धि हुई, तो आप ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 183.33। प्रश्न 95 हमसे कहता है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई, तो ये 2002 में हुआ है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या जो मेरे स्टूडेंट हैं ऑफलाइन वाले वो कल मुझसे मेरे बैच में पूछ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 96 का आंसर, सही आंसर जो है मैंने सभी फाइंड आउट किया हुआ है, मैं आपको सिर्फ अब इनका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो प्रश्न नंबर 96 से लेकर 100 तक मैं आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 96 का सही आंसर है ऑप्शन डी 77।
प्रश्न नंबर 97 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी 208:115। प्रश्न नंबर 98, सभी कंपनियों कंपनी डी को छोड़कर लेखा विभाग में महिलाओं की संख्या। इस तरीके से ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी 138। प्रश्न नंबर 99 का आंसर है ऑप्शन ए 3511। प्रश्न नंबर 100 का सही आंसर है, तो देखिए हम देख सकते हैं कि कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या, कंपनी ए के लेखा कर्मचारी ये हैं टोटल 12 और 14 यानी 26%, 450 का 26% यानी कि ये हो जाएगा 117। वहीं कहता है कि कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारी, कंपनी ई में 350 कर्मचारी हैं, अनुसंधान वाले 7 और 3 यानी कि 10, यानी कि ये होगा टोटल 35। तो ये कहता है कि 117 जो है 35 से कितना % अधिक है। आप इजीली इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शन डी 234.29% इज द राइट आंसर। तो ये हैं कल 16/10/22 में सुबह की शिफ्ट में हुए पीटी के पेपर के आंसर्स। आपको किसी भी आंसर्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, और कोई भी डीआई का क्वेश्चन ऐसा है कि जिसका आप पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो कल इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन हुआ था, क्वेश्चन पेपर था, उसके सॉल्यूशन के साथ मैं शाम को हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्लीज़ कीप वेटिंग एंड बी विद अस। थैंक यू।